आज हम चैप्टर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, उसके अंदर हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन, ये 3 चीजें कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ये जो टॉपिक है, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लेना, इसकी वजह से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक के अंदर आपको 3 केमिकल रिएक्शन सीखने हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Okay, first one is nucleophilic substitution reaction. Second is elimination reaction. And third one is reaction with metal. Okay, that means chemical reaction के अंदर हमें ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विथ मेटल। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं 2 रफ कर देता हूं। ओके, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो अल्केन दैट मीन्स RX। ओके, अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो CX। X मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, और कार्बन, R की जगह पे मैंने कार्बन लिखा है। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दैट हेलोजन हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ओके, अब इसके साथ मुझे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट Nu माइनस। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसको बोलेंगे, पहले वो चीज समझ लो। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दैट मीन्स जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसको बोल सकते हैं Nu माइनस। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट हेलो अल्केन के साथ रिएक्ट करे तब ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स वो अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और ये जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट मिलेगी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ हेलो अल्काइल पार्ट अटैच हो जाएगा, और हेलोजन पार्ट है वो नेगेटिव के साथ रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये अपना सिंपल रिएक्शन है। ओके, तो ये अपना प्रोडक्ट मिल गया, और ये अपना कौन सा होगा? लीविंग ग्रुप। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप। ये जो अपना अल्काइल हैलाइड है उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। मतलब अपना क्या हुआ? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे उसको? रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट। वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी? मतलब हेलोजन है वो दोनों लोन पेयर लेके, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ओके, तो वो हो जाएगा अपना लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स NuR। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ? हेलोजन निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैच हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। ओके, substitution reaction take place and halogen atom
कॉल्ड लीविंग ग्रुप डिपार्ट एज अ हैलाइड आयन। कौन से फॉर्म में हो रहा है लीविंग ग्रुप? हैलाइड आयन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ रहा है। हेलोजन ऑलवेज निकलने वाला है बिकॉज हेलोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, तो वो इजीली कार्बन के साथ कनेक्ट होगा और हेलोजन निकल जाएगा। तो हेलोजन ऑलवेज अल्काइल हैलाइड में से निकलने वाला है। दैट मीन्स वो क्या होगा? अपना लीविंग ग्रुप। और कौन से फॉर्म में होगा? हैलाइड आयन। ओके, इसीलिए उसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे जिसकी वजह से कौन कौन सी प्रोडक्ट मिल सकती है। ओके, तो यहां पे मैं एक सिंपल लिख रहा हूं रीएजेंट, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा रीएजेंट कौन सा होना चाहिए? रीएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल के लिए रीएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, और उसमें से वो जो रीएजेंट होगा क्या होगा? रीएजेंट मतलब रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट तो हमारा फिक्स ही है RX। ये जो रीएजेंट लिखा है वो रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल के लिए है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए रीएजेंट कौन सा यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं NaOH या फिर KOH। अगर न्यूक्लियोफाइल के लिए मैं NaOH या KOH यूज कर रहा हूं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है OH-। ओके, तो अगर मैं सिंपल रिएक्शन लिखूं यहां पे RX है और यहां पे लिखूं मैं OH-, तो क्या होगा? ROH। ओके, और हेलोजन निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ROH। दैट मीन्स अल्कोहल। ओके, सेकंड रिएजेंट है H2O। तो H2O के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH-, तो वहां पे भी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ROH। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद RONA। ओके, तो RONA उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? RO-। क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ROR। मतलब क्या प्रोडक्ट मिलेगी? ईथर। समझ में आ रहा है? ओके, हेलोजन निकल गया है यहां से, अटैच क्या होगा? OR, तो ROR। क्लियर है? उसके बाद NaI, तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या है? I-, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? Ri, अल्काइल आयोडाइड। क्लियर है? उसके बाद NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या मिलेगा हमें? इसके अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा? अमोनिया। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? RNH2 एमाइन। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पे हेलोजन अटैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद RNH2, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो रिएजेंट भी कौन सा होगा? न्यूक्लियोफाइल भी RNH2। ओके, तो ये अपना प्रोडक्ट। यहां पे अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर RNHR। डायरेक्ट लिखना हो तो अगर R यहां पे लिख रहा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं RNHR। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोडक्ट। RNH2 तो समझ में आ चुका है। उसके बाद KCN। ओके, तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CN-। KCN जब आप रिएजेंट के तौर पे, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के तौर पे यूज कर रहे हो तब पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये कौन सा ग्रुप होगा? साइनाइड। ओके, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी RCN।
क्योंकि हमें पता है कि R दैट मीन्स कार्बन, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कौन अटैक होगा, Cn, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी अल्काइल साइनाइड। ओके, अगर मैं AgCN यूज कर रहा हूं रिएजेंट के फॉर्म में तो उसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NC माइनस, मतलब इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। तो यहां पे अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन। ये दोनों जो है दिखने में तो Cn ही दिख रहा है, ओके, लेकिन ये दोनों रिएजेंट के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट है अल्काइल साइनाइड और ये है अल्काइल आइसोसाइनाइड। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से है। तो एक एग्जाम्पल है KCN और उसका सेम एग्जाम्पल है AgCN। KCN यूज करेंगे तो आपको मिलेगी प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड, AgCN यूज करें तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी आइसोसाइनाइड, दैट मीन्स अल्काइल साइनाइड। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वो है KNO2 और है AgNO2। अगर आप रिएजेंट के फॉर्म में KNO2 यूज कर रहे हो तो इसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा जब KNO2 यूज कर रहे हो तब। ओके, तो प्रोडक्ट मिलेगी RONO, इसको हम बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइल। ओके, अगर आप रिएजेंट के फॉर्म में AgNO2 यूज कर रहे हो दैट मीन्स आपको मिलेगा NO2, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, तो प्रोडक्ट मिलेगी RNO2, दैट मीन्स नाइट्रो अल्केन या फिर अल्काइल नाइट्रो। समझ में आ रहा है? तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल के लिए। फर्स्ट वन इज CN और NC, ओके, और सेकंड वन इज नाइट्रो NO2 या फिर ONO। इसमें नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे है वो ध्यान में रखना है। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट देगा RONO, तो वो होगा अल्काइल नाइट्राइल। NO2 के अंदर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो प्रोडक्ट देगा RNO2, दैट मीन्स नाइट्रो अल्केन। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इतना। उसके बाद वही रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल के लिए लिखी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें यह देखना है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कब हो सकता है। हमें X यहां से हैलोजन निकालना है, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हैलोजन कब निकलेगा, जब यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास होगा तो हम इजीली इसको यहां से निकाल सकते हैं। ओके, मतलब हैलोजन को यहां से निकालने के लिए हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप कब बन सकता है? तो हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट मेक अ गुड लिविंग ग्रुप। हमारा गुड लिविंग ग्रुप कब बन सकता है, हमारा हैलोजन कब इजीली निकल सकता है, जब हमारे पास लिविंग ग्रुप कौन से फेज में होना चाहिए, बेस के फॉर्म में। ओके, और वो कैसा होना चाहिए, वीक बेस। अगर ये हमारा वीक बेस होगा किसकी कंपैरिजन में, न्यूक्लियोफाइल की कंपैरिजन में। ओके,
तो वो हमारे लिए होगा बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके, इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या होगी, तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी बेसिसिटी कम होगी, तभी तो हमारा लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव कर सकता है। इसीलिए हम X माइनस को इजीली रिमूव कर सकते हैं, वरना वो इजीली रिमूव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो ये ऑर्डर आपने पहले भी लिखा है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। तो इसमें हाईएस्ट बेसिसिटी किसकी है? तो हाईएस्ट बेसिसिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसकी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ओके, तो इसका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। समझ में आ रहा है? ओके, उसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये समझ में आया पहले? ओके, उसके बाद F माइनस, OH माइनस। अब हम कंबाइन कर रहे हैं और कई सारे जो न्यूक्लियोफाइल है उसको कंबाइन करके हमें ये पता लगाना है कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ओके, तो F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस एंड CH3 माइनस। तो इसमें से F माइनस और CH3 माइनस, तो इसके अंदर हमें ये पता करना है कि उसकी एसिडिटी किसकी ज्यादा है। तो सिंपल, एसिडिटी हम किसको बोलते हैं? जो H प्लस के रिंग फॉर्म में हो वो। तो मैं हर एक को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? HF, यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा तो H2O, यहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो NH3 और यहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH4। ओके, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है? HF की। तो मतलब वो अपना क्या होगा? एसिडिटी इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि HF हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? सबसे कम, और इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? ओके, उसी तरह RCOO माइनस, PHO माइनस, PH that means benzene ring, okay, OH माइनस एंड RO माइनस। ओके, तो इसके अंदर भी मैं हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं सबके पास, तो ये क्या हो जाएगा? RCOOH PHOH, मतलब क्या हो गया? फिनॉल। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो तो H2O, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो तो अल्कोहल। ओके, इतना क्लियर है? तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मीन्स ये क्या होगा? वीक बेस। तो जो वीक बेस है वो हमारे लिए क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके, तो ये अपना कौन सा होगा? बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसके बाद फिनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। उसके ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि इसकी वजह से इजीली हेलोजन कब निकल सकता है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे मैं अगर RCOO माइनस लिख दूं तो ये हेलोजन तुरंत निकल जाएगा। ओके, अगर यहां पे मैं I माइनस लिख दूं तो ये दूसरा अगर हेलोजन आएगा तो वो भी जल्दी रिमूव कर सकता है। ओके, तो हमारा लिविंग ग्रुप इजीली कब निकल सकता है? जब हमारे पास वीक बेस प्रेजेंट हो, तब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। ओके, उसके बाद SH माइनस और OH माइनस। ओके, अगर मैं इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो H2S होगा और ये होगा H2O।
अब इन दोनों में बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा निकल सकता है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो H2S। ओके, और उससे कम वीक कौन सा होगा, H2O। अब इसकी बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, इसकी बेसिसिटी कम है, कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो स्मॉल एटम है, सल्फर है उसकी साइज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग नंबर, एटॉमिक नंबर। ये ऑक्सीजन के लिए लिखा है, ये सल्फर के लिए। ओके, तो यहां पे हमें याद रखना है कि बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के साथ है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि डेंसिटी जो है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, जितना बड़ा एटम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंस ज्यादा होगा। ओके, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सल्फर की साइज ज्यादा है, मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ओके, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है। ओके, और ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज स्मॉल है, सल्फर की एटॉमिक साइज लार्ज है, तो इसकी डेंसिटी ऑक्सीजन की कम होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर की वजह से आपको ये पता चलेगा कि एमसीक्यू में आपको किस तरह से लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो ये सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद बेस्ट जो एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल का, मतलब वो लिविंग ग्रुप को इजीली निकाल सकता है, ऐसा बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो मैं यहां पे 3 डायग्राम बना रहा हूं। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, टोसाइल। किसको टोसाइल बोलते हैं, तो बेंजीन की रिंग पर इतना जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे टोसाइल, मतलब टीएस, शॉर्ट में लिखना हो तो टीएस। ओके, तो यहां पे देखो ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन डीलोकलाइज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, मतलब यहां पे ट्रांसफर होगा, फिर ये यहां पे ट्रांसफर होगा, मतलब रेजोनेंस ज्यादा होने वाला है। और ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज जो है बेंजीन की रिंग पर भी डीलोकलाइज होगा। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। ओके, तो वीक बेस जो है वो अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ओके, तो यहां पे CH3 अटैच है, CH3 मतलब इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप, तो मतलब अट्रैक्शन किस साइड होगा, ऊपर की तरफ, यहां पे अट्रैक्शन किस साइड होगा, नीचे की तरफ। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो ये अपना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप तो नहीं है। हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, जो वीक बेस है वो, तो ये अपना क्या होगा, वीक बेस। तो ये अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ऑलवेज याद रखेंगे। ओके, इसमें समझ में आ रहा है। ओके, और कुछ एग्जांपल ले रहे, पैर दिखाता हूं मैं, 2 की पैर, उसमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है वो हमें डिसाइड करना है। विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप इन पैर। ओके, फर्स्ट पेयर है Cl माइनस एंड I माइनस, सेकंड वन इज NH3 NH2 माइनस, थर्ड इज H2O OH माइनस, फोर्थ इज CH3 माइनस एंड OH माइनस।
हर एक में से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है वो देखना है। ऐसा नहीं कि ये पेयर बेस्ट है या नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है। तो अभी हमने जो ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर याद करो, उसमें क्या था, I माइनस NH3 और NH2। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 लॉन पेयर हो गए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। H2 और OH, इसमें H2 अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये न्यूट्रल है। ओके, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस दोनों कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं, इसीलिए अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप है। उसके बाद CH3 और OH माइनस, तो इन दोनों के अंदर OH माइनस अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे OH बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, वो किसके साथ अटैच है, किसके साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, वो देखना है। ओके, उसी से हमें पता चलेगा कि वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। ओके, आई थिंक अब समझ में आ चुका है कि अपना हेलोजन कब इजीली हम निकाल सकते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा तब। और बेस्ट लिविंग ग्रुप कब होगा, जब वो वीक बेस होगा। क्लियर है, तो ये सारे अपने कौन से होंगे, वीक बेस। समझ में आ रहा है, तो ये ऑर्डर आपको कंपलसरी याद रखना है। इसके ही वजह से आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कब अटैच होगा इजीली और हेलोजन कब इजीली लिविंग ग्रुप में फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, SN2 एंड SN1। फर्स्ट हम आज कंप्लीट करेंगे SN2 मैकेनिज्म। अभी हमने बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके अंदर हेलोजन को निकालना है एंड कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को ऐड करना है। ओके, तो कब और कैसे हेलोजन निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक हेलोजन जो है जिसके साथ वो अल्काइल ग्रुप अटैच है, वो अल्काइल ग्रुप किस तरीके का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो उस तरीके से वो हेलोजन इजीली निकल सकता है, वो भी चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम फर्स्ट सीखेंगे SN2 मैकेनिज्म, दैट मीन्स बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने रिएक्शन अभी जो देखी थी, उस रिएक्शन के अंदर एक सबस्ट्रेट था और एक था न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब कोई भी रिएक्शन अगर दोनों पर डिपेंड कर रही है, मतलब सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, और ये जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसका कोई इंटरमीडिएट भी नहीं बन रहा है, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रही है, डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना सबस्ट्रेट है, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आ रहा है, वो अटैच होगा और हेलोजन निकल जाएगा। मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन किस तरह से होती है वो हमें देखना है। ओके, ये अपना होगा न्यूक्लियोफाइल, उसकी रिएक्शन, पहले सिंपल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद कैसे रिएक्शन होती है, कहां से वो अटैच करेगा न्यूक्लियोफाइल, वो सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक सिंपल अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ये वाला CH3Cl। ओके, ये अपना हो गया सबस्ट्रेट। तो सिंपल हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म है वो Cl के साथ निकल जाएंगे। तो हमारा OH, उसके बाद 3 हाइड्रोजन और अपना Cl माइनस, ये होगा लिविंग ग्रुप और ये अपनी होगी प्रोडक्ट। एकदम सिंपल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, Cl निकल गया, सिंपल। ओके,
कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों इंक्लूडेड है। ओके, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट पावर 1 इंटू न्यूक्लियोफाइल पावर 1। मतलब सबस्ट्रेट के डायरेक्ट रिलेशन है उसका, और न्यूक्लियोफाइल है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पे हमारा सबस्ट्रेट कौन सा था, CH3Cl, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। तो मतलब दोनों का पावर कितना है, 1 1। मतलब दोनों को इक्वली, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो भी एक ही स्टेप के लिए। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड कर रही है। ओके, अगर दोनों पर डिपेंड कर रही है तो दोनों का पावर मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 + 1 दैट मीन्स 2। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 है, इसीलिए उसको बोलते हैं बायमोलेक्युलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बायमोलेक्युलर रिएक्शन। एक बार देख लो, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मिलेगी प्रोडक्ट, उसके अंदर Cl- जो हेलोजन है वो निकल जाएगा और OH अटैच हो जाएगा और हेलोजन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स सबस्ट्रेट का पावर 1, न्यूक्लियोफाइल का पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, दोनों पर, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो ऑर्डर 2 है, इसीलिए उसको बोलते हैं बायमोलेक्युलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। ओके, अब इसकी थोड़ी मैकेनिज्म के साथ हम सीखते हैं कि ये कैसे होता है। ये तो सिंपल वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है कि ये डायरेक्ट निकल जाएगा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच भी हो जाएगा। ओके, अब हमें इसकी मैकेनिज्म के साथ देखना है। तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल, अब ध्यान से देखना कैसे रिएक्शन हो रही है। ओके, न्यूक्लियोफाइल अपना सबस्ट्रेट, हाइड्रोजन, ये मैंने डार्क लाइन से दिखाया, ये डॉटेड लाइन से दिखाया है, मतलब ये अपने से दूर है, मतलब इस बॉर्ड के पीछे है, और ये हाइड्रोजन हमारी साइड है। ओके, यहां पे अटैच है Cl। ओके, यहां पे हमने जो सबस्ट्रेट लिखा है वो सबस्ट्रेट के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब ये जो Cl है वो भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां से तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसको तो हमें निकालना है। ओके, अगर इसको निकालना है तो इसके टोटली अपोजिट साइड से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो टोटली अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ओके, वो अपोजिट दैट मीन्स 180 डिग्री अपोजिट। ओके, 180 डिग्री अपोजिट से वो अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद OH, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे वो, और ये अपना Cl। तो मतलब एक स्टेज ऐसा होगा कि OH भी अटैच है और Cl भी वहां पे अटैच होगा, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर OH Cl से टोटली अपोजिट अटैच हो रहा है। ओके, तो ये बॉन्ड, न्यू बॉन्ड ब्रेक फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक। ओके, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये न्यू बॉन्ड जो पहले से बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है। मतलब ये पार्शियली बॉन्ड होगा, ये भी पार्शियली बॉन्ड होगा।
हम ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 50% बन गया है और 50% ब्रेक हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये अपना हो गया ट्रांजिशन स्टेट, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाईली अनस्टेबल है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो दैट मीन्स ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ओके, ज्यादा देर तक ये टिकने वाला नहीं है। अगर ज्यादा देर तक वो नहीं टिकने वाला तो दैट मीन्स ये बॉन्ड जल्दी से फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो प्रोडक्ट मिलेगी OH, कार्बन और 2 हाइड्रोजन। और हमें मिलेगी Cl-। ये अपनी होगी प्रोडक्ट और ये अपना होगा लिविंग ग्रुप। ओके, अब देखो रिएक्ट जो अपना सबस्ट्रेट था वो और अपनी प्रोडक्ट, उसमें चेंजेस क्या हुए? तो Cl कौन से साइड से था? राइट साइड पे। न्यूक्लियोफाइल कौन से साइड से अटैक कर रहा है? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है तो देखो पहले ये 3 हाइड्रोजन की पोजीशन देखो। पहले ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ था, जो प्रोडक्ट है उसमें ये हाइड्रोजन इस तरफ है। अगर हम सिर्फ इतना ही पार्ट देखें तो आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है। ये हाइड्रोजन इस तरफ था, इसमें हाइड्रोजन इस तरफ है, मतलब इसका मिरर इमेज दिख रहा है। ओके, हम न्यूक्लियोफाइल और जो एलोजन है उसको भूल जाओ, सिर्फ इतनी ही बात करो CH3 की। तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो पहले से अटैच थे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मिरर इमेज की तरफ दिख रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ, ये हाइड्रोजन इस तरफ है, ये इस तरफ है। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। मतलब उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थी वो पूरा चेंज हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो थी वो पूरी चेंज हो गई। ओके, यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड था, यहाँ पे राइट साइड आ रहा है, मतलब मिरर इमेज बन रहा है। और इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ओके, समझ में आ रहा है इतना? और ये जो इन्वर्जन है वो कौन सा इन्वर्जन है? वाल्टन इन्वर्जन। कौन सा है? वाल्टन इन्वर्जन। ओके, फिर से एक बार पूरी मैकेनिज्म रिपीट करता हूं। न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है। कहां से अटैक करेगा? जहां पे हेलोजन ग्रुप अटैच है वहां से टोटली अपोजिट, मतलब 180 डिग्री अपोजिट से वो अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, मतलब यहां से वो अटैक नहीं कर सकता कार्बन पे। कहां से अटैक करेगा? यहाँ पे क्लियरली स्पेस नजर आ रही है, इतनी सारी स्पेस है यहाँ पे, इतनी सारी स्पेस है, तो इजीली यहां से अटैक कर सकता है वो। ओके, तो ये अपना हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप जो होता है कोई भी रिएक्शन में उसको हम बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कोई भी अगर स्लो स्टेप है उसको हम बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर देखो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इंक्लूड है, मतलब दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्लियर हुआ? ओके, तो यहां से अटैक हुआ कि पार्शियली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये अपना हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ये हाईली अनस्टेबल है। ओके, तो प्रोडक्ट जो मिलेगी वो इनवर्स प्रोडक्ट मिलेगी और उसको बोलेंगे वाल्टन इन्वर्जन। ओके, और अपना Cl- लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिला? तो स्टेप कौन कौन से हुए, मैकेनिज्म आप अच्छे से लिख देना, ठीक है? तो यहां पे क्या पता चला हमें? तो पहली चीज, यहां सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ओके,
नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, नो रीअरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट भी फॉर्म नहीं हो रही है। कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा है। ओके, और वो कौन सा इन्वर्जन है? वार्डन इन्वर्जन। इतना समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट, जो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। क्लियर है? ओके, यहां पे जो कार्बन यूज कर रहे हैं हम रिएक्शन के अंदर, जो कार्बन था वो कार्बन कौन था? sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होगा तो उसके अंदर ही SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अंदर ये SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके, ये JEE और नीट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। अब एक ग्राफ समझते हैं हम। ग्राफ किसके वर्सेस किसका है? तो एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, तो इनिशियल बेस पे यहां पे अपना रिएक्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट मतलब दो, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों। ओके, यहां पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल प्लस सबस्ट्रेट। मैं यहां पे लिख देता हूं OH माइनस प्लस CH3Cl। ओके, तो पहले वो दोनों कंबाइन होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट पे जाने वाले हैं, तो ये अपना हो गया ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? OH CH3 और Cl, ये अपना हो गया ट्रांजिशन स्टेट। ओके, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा। और जब वो ट्रांजिशन स्टेट वहां पे पहुंच जाता है तो अपने आप वो ग्राफ नीचे आके यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3OH प्लस Cl माइनस, ये अपना लिविंग ग्रुप है। ओके, तो यहां से लेके अब मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ओके, इसको मैं बोलूंगा चेंज इन एंथैल्पी। रिएक्टेंट की एंथैल्पी यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब ओरिजिन 0, यहां से एंथैल्पी उसकी स्टार्ट हो रही है। प्रोडक्ट बन रही है उसकी एंथैल्पी रिएक्टेंट से भी कम है, तो मतलब इतना चेंजेस मिला। और ये चेंज कैसा होगा? कैसे पता चलेगा चेंज इन एंथैल्पी? दैट मींस प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी और माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी EA। ये सारे जो टर्म्स आप देख रहे हैं, डेल्टा H, EA, ये सारे टर्म्स आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये ग्राफ देखने को मिलेगा वहां पे भी, और वहां पे डिटेल में आपको पता चलेगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफ से भी आप पता कर सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के बाद ही लिविंग ग्रुप निकलेगा और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रांग बनेगा, तभी आपको फाइनल प्रोडक्ट इन्वर्जन के फॉर्म में मिलेगी। ओके, आई थिंक अब सबको समझ में आ चुका है। क्लियर है यहां तक? ओके, ग्राफ नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद SN2 रिएक्शन के अंदर इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब कौन सा सबस्ट्रेट होगा तब अपना न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, और कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक होने में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं क्योंकि हमने CH3Cl लिखा था,
मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वहां पे बल्कि ग्रुप भी हो सकता है, मतलब मिथाइल, इथाइल या फिर बेंजीन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो तब वो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो SN2 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कब फास्ट होगी, जब उसमें हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मतलब हिंड्रेंस एनवायरमेंट जो है वो कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, SN2 रिएक्शन आर फास्टर। कब फास्टर होगी, इन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एनवायरमेंट, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे कम होगा तब SN2 रिएक्शन फास्ट हो सकती है। ओके, तो अपना जो सबस्ट्रेट था, फर्स्ट में लिख रहा हूं CH3Cl। ओके, तो इसके अंदर देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो स्मॉल ही होगा, तो मतलब इतनी स्पेस हमें मिल रही है, इतनी स्पेस में इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है CH3CH2Cl। ये वाला CH3। ओके, CH3CH2Cl। तो यहां पे देखो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है CH3 का, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जगह तो ढूंढनी पड़ेगी ना, ऐसे तो थोड़ी वो चला जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो ये अपना हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, उसके बाद ये हो गया अपना सेकेंडरी। तो ये अपना एक CH3, ये दूसरा CH3। तो देखो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ से अटैक करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को, मतलब इतनी जगह में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है जल्दी, नहीं कर सकता। तो हमें पता चल रहा है कि CH3Cl में इजीली सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इजीली। प्राइमरी में भी थोड़ी मुश्किल आ रही है यहाँ पे, सेकेंडरी में तो चांस ही कम दिख रहा है, लेकिन होगा सही। ओके, लास्ट में बात करते हैं टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो तो पता चल रहा है, हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, और मैं इसका भी डायग्राम बनाऊं, ये अपना एक CH3 हुआ, दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, मतलब Cl के अपोजिट साइड से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और वो सारी जगह पे हमें क्या दिख रहा है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दिख रही है पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो भारी मुश्किल ही होगी, और वो मुश्किल की वजह से वो अटैक नहीं कर सकता। तो ये CH3 सेल है, उसका जो रेट है रिएक्शन का वो 30 है, इसका है 1, इसका सेकेंडरी का है 0.0001। ओके, और इसका है ऑलमोस्ट 0। ओके, तो अगर मैं सबस्ट्रेट के ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, तो सबस्ट्रेट का ऑर्डर होगा CH3 मतलब मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मतलब SN2 के लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो इजीली रिएक्ट करेगा, तो CH3Cl वाला, मतलब मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी जो उससे कम होगा, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डर आपको कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि आपको इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड MCQs भी पूछे जाते हैं। ओके, अब हम कुछ MCQs सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये सारी जो हमने अभी तक सीखा है वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे यूज करनी है वो हम इजीली कैसे SN2 मैकेनिज्म समझ सकते हैं। ओके, तो पहले
एमसीक्यू, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर एज अ सबस्ट्रेट इन SN2 रिएक्शन। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब क्या होगा, फ्रॉम फास्टर टू लोअर। ओके, फास्टर टू स्लोअर एज अ सबस्ट्रेट इन SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 रिएक्शन। ओके, तो ये फर्स्ट है अपना। सेकंड है, थर्ड और अपना फोर्थ है ओके। इसका ऑर्डर हमें लिखना है कि कौन सा सबस्ट्रेट है जो इजीली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है और SN2 रिएक्शन कर सकता है। तो देखो, फर्स्ट वाला जो है वो Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है। दैट मीन्स ये अपना क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है वो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी वाला जो है वो जो कार्बन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब सेकंड वाला भी प्राइमरी है। मतलब ये दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो दो कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये ज्यादा सूटेबल होगा। उसी तरह ये थर्ड वाला, तो Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो तीन कार्बन के साथ अटैच है, मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो टर्शरी है। फोर्थ वाला है Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो टू कार्बन के साथ अटैच, मतलब सेकेंडरी है। तो अभी हमने जो ऑर्डर लिखा था वो ऑर्डर से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और CH3। ओके, तो चलो टर्शरी तो लास्ट में आने वाला है, मतलब थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा लास्ट में होगा, उसके बाद फोर्थ नंबर का ऑप्शन। और फर्स्ट और सेकंड में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखो, ये कार्बन के साथ, मतलब ये कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ अटैच है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला भी, मतलब ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है। ओके, मतलब ये अपना प्राइमरी के बाद क्या हो रहा है, सेकेंडरी। ओके, तो टू ऑप्शन उसके बाद वन ऑप्शन, तो ये अपना सही ऑर्डर होगा SN2 रिएक्शन के लिए, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, समझ में आ रहा है इतना? ओके, उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे, कौन सा सॉल्वेंट है जो SN2 मैकेनिज्म को इजीली फेवरेबल बना सकता है। ओके, तो अपना यहां पे सॉल्वेंट होगा पोलर सॉल्वेंट, और पोलर के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे फेवर्ड सॉल्वेंट कौन सा है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फेवरेबल सॉल्वेंट फॉर SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, तो एसीटोन, CH3COCH3। ओके, उसके बाद एसीटोनाइट्राइल, CH3CN। ओके, उसके बाद DMSO, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होगा, डायमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, डायमिथाइल सल्फोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CH3S+O CH3। ओके, उसके बाद लास्ट है DMF, डायमिथाइल फॉर्माइड। क्या होगा, डायमिथाइल फॉर्माइड। ओके, HCOON, ओके, और नाइट्रोजन के साथ डायमिथाइल।
तो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और SN2 मैकेनिज्म के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए। कोई भी अगर आपको दो सबस्ट्रेट दिए हो तो उसके अंदर आपको पैर में से ढूंढना है कि कौन सा इजी वे से SN2 मैकेनिज्म कर सकता है। ओके, ये नोट डाउन कर लो पहले। तो क्वेश्चन इस तरह से, विच अल्काइल हैलाइड वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं। विच अल्काइल हैलाइड वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है ना। फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से Br, और इसके और में मतलब पैर में ढूंढना है आपको। ओके, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है Cl और I। थर्ड ऑप्शन है ओके, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन। तो आपको हर एक पैर में से ढूंढना है कि रैपिडली रिएक्शन SN2 रिएक्शन कौन कर सकता है। तो देखो फर्स्ट वन, तो Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ, मतलब ये प्राइमरी हुआ। यहाँ पे Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो 3 कार्बन के साथ अटैच, मतलब ये टर्शरी हुआ। आपको इजीली समझ में आ रहा है कि SN2 मैकेनिज्म किसमें फास्ट होगी, प्राइमरी में। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों एक ही तरह के, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोफिलिक का जो ऑर्डर था, ओके, वो याद रखना है। तो आयोडीन इजीली रैपिडली रिएक्शन कर सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो Cl है वो Cl इस कार्बन के साथ, एक कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये प्राइमरी हुआ। ये कार्बन भी प्राइमरी हुआ। अब दोनों प्राइमरी तो कैसे पता चलेगा, तो नेक्स्ट कार्बन पे जाना है। ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, मगर ऐसे तो 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये टर्शरी होगा यहाँ। और ये जो कार्बन है नेक्स्ट वाला वो 2 के साथ अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी होगा। ये प्राइमरी है और ये कौन सा होगा, टर्शरी। तो इसीलिए कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा ना। तो ये अपना होगा फेवरेबल रैपिडली रिएक्शन के लिए। और उसके बाद अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड एंड सिंपल अल्काइल हैलाइड। तो मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि SN2 मैकेनिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ पॉसिबल है। sp2 एंड sp कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन तो कैसा है, ये कार्बन कौन सा होगा, sp2। मतलब sp2 वाला जो कार्बन है वो तो SN2 रिएक्शन कर ही नहीं सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता वो पता है? तो देखो ये स्ट्रक्चर में ऐसे बना रहा हूं। ओके, हमें न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करना है, Cl के अपोजिट साइड से। अगर अपोजिट साइड से अटैक करना है तो यहाँ पे तो बड़ा सा बेंजीन रिंग है, अटैक होने देगा वहां से, जगह ही नहीं है, कहां से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। जगह दिख रही है आपको, ऐसा मत सोचना कि यहां से जाएगा, यहां से जाएगा तो Cl के एकदम पास चला जाएगा। ये कार्बन के अपोजिट रखना है, Cl के अपोजिट रखना है, तो कैसे रहेगा, नहीं होगा ना। इसीलिए इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज ये sp2 है और एक थर्ड बोले तो स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 2-3 वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें तो क्लियरली पता चल रहा है कि फेवरेबल कंडीशन किसके साथ होगी, इसके साथ। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। इसके
उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं SN2 के लिए। यहाँ पे लिख रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है। ओके, और कोई नहीं है, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन लिखने हैं। तो होमवर्क के लिए फर्स्ट आपको अपना इंटेक्स का जो क्वेश्चन है, इंटेक्स और एग्जाम्पल, मतलब जो भी एग्जाम्पल बुक के अंदर दिए है वो, और वो है 10.6। ओके, और दूसरे है एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 10.9 एंड 10.16 एंड 10.8। इतना होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, मेरा नंबर तो आप सबको पता ही है। ओके, क्लियर है? तो आज SN2 मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दी विद एग्जांपल, MCQ, सभी तरीके से। तो आपको ये टॉपिक इजीली कवर हो गया है। ओके, चलो एक और एग्जांपल, मैंने जो इन्वर्जन वाला बोला था उसका एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूं आपको, इससे आपको नीट और JEE में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करेगा? BR जो है उसके अपोजिट साइड पे, वो तो हमें पता है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ अटैक कहां पे करना है? ये वाले कार्बन पे। ओके, तो ये वाले कार्बन पे वो अटैक करेगा, तो अभी वो BR है वो किस तरफ है? प्लेन की उस साइड है, अपोजिट साइड। ओके, तो जैसे कि अपना प्लेन है, तो अभी ये आगे की साइड है, अवर साइड, ये बैक साइड है। तो अभी BR कहां पे? बैक साइड पे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? BR कहां पे? बैक साइड पे। ओके, तो अगर BR बैक साइड पे है तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक कहां से करना पड़ेगा? अवर साइड से। ओके, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी ये तो एज इट इज रहेगा CH3, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो अवर साइड होगा। मतलब वो डार्क लाइन से दिखाना है, क्योंकि ये आपको इन्वर्जन के फॉर्म में जो प्रोडक्ट मिल रही है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, वो कैसे दिखाना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन सारे इस तरह के ही होंगे। ओके, दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, ये वाला तो आपको समझ में आ रहा है कि CH3 तो ऐसे ही होगा। ओके, आपको फिर ऐसा भी दिया जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों में आपको ऐसा तो लग रहा है कि प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी कि BR यहाँ पे अवर साइड नहीं, अपोजिट साइड पे है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कहां से करेगा? टोटली अपोजिट साइड, मतलब 180 डिग्री, जो BR है उससे अपोजिट 180 डिग्री से अटैक करेगा। मतलब इस तरीके से, मतलब BR पीछे है तो यहां से अटैक करेगा। अगर यहां से अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट कैसी मिलेगी? इन्वर्जन। तो इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, इस तरह की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ओके, अगर ऐसे आपको एग्जाम्पल मिले तो आप उसमें देखना, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, और स्टीरियोकेमिस्ट्री इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि जो जियोमेट्री है वो आपको इमेजिन भी करना है, क्योंकि बोर्ड पे सारी जियोमेट्रिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको इमेजिन 3D डायमेंशन देखना है कि BR इस तरफ है, पीछे से अटैक हो रहा है। ओके, तो आपको ध्यान के रख के फिर उसको सॉल्व करना है, फिर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। ओके, तो ये लास्ट एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी अभी आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आगे का लेक्चर थे वो भी एक बार कंटिन्यू पहले कर लेना, उसके बाद ये लेक्चर। ओके, तो आपका SN2 आज हमने क्या सीखा? केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन। अभी SN1 बाकी है। SN1 खत्म करने के बाद दोनों कंबाइन करेंगे, SN1 SN2। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे आपको पूरी ये जो चैप्टर है ना, इसका मेन पार्ट यही है, केमिकल रिएक्शन। अगर ये समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर एकदम इजी है। अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा वो तो ऐसा ही लग रहा है कि एकदम इजी चैप्टर है, लेकिन अब जो ये आने वाला है ना केमिकल रिएक्शन,
वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या JEE और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन होते ही है इसमें से। ओके, बेस्ट ऑफ लक।